गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्ब का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोग वर्ब के फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि वर्ब जो होता है वो क्रिया होता है और ये किसी पर्सन पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके थे। वर्ब के 3 प्रकार, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। तो हम लोगों ने मॉडल और हेल्पिंग को तो उस दिन समझ लिया था कि मॉडल का नाम क्या होता है, आदर्श सहायक क्रिया, और हेल्पिंग का नाम क्या होता है, सहायक क्रिया। इसको हम लोग क्लियर किए थे कि भाई मॉडल के नाम में आदर्श क्यों है सर, और हेल्पिंग के नाम में आदर्श क्यों नहीं है। तो मैंने बताया था कि मॉडल जो वर्ब है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि आई कैन गो, तो मैंने बताया था कि ये जो कैन है ये मॉडल है, और ये मॉडल वर्ब जो है सब्जेक्ट को सहायता किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सहायक क्रिया बना, है ना। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया था सी, और सी के साथ मैंने मान लो ले लिया शुड, और मैंने लिखा सी शुड स्पीक, है ना। तो ये भी मॉडल है, और इस मॉडल ने किसको सहायता किया, बताओ, सी को सहायता किया। तो सहायता करने से इनका नाम क्या पड़ा, सहायक क्रिया। बट आदर्श क्यों था, मैंने बताया था कि सारा का सारा मॉडल अपने बगल में क्या लेता है, V1 लेता है, अपने नीति नियम सिद्धांत को बदलता नहीं है। तो जो नीति नियम सिद्धांत को नहीं बदलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं। सहायता किया तो सहायक हो गया, और वर्ब है तो क्रिया हो जाएगा। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर हेल्पिंग में आदर्श क्यों नहीं आया सर। तो मैंने इसको भी क्लियर किया था कि मान लो मेरा एक सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है ना। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मैं सेंटेंस ले रहा हूं कि आई हैव प्लेड, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। दोनों हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, प्रिंसिपल को अलग लिया, एक ने V4 लिया और एक ने V3 लिया, यानी इसने सिद्धांत को बदल दिया। तो जो सिद्धांत को बदल देना उसको हम लोग आदर्श नहीं बोलते हैं। यही कारण है कि मॉडल का जो नाम है उसका नाम है आदर्श सहायक क्रिया, और जो हेल्पिंग जो है उसका नाम क्या है, सिर्फ सहायक क्रिया। इसमें आदर्श इसलिए है क्योंकि हर मॉडल अपने बगल में सिर्फ V1 लेता है। इसको याद रखना कि जब भी आप मॉडल की बात करो, इन 14 लोगों की बात करो, तो इनके बाद V2 का इस्तेमाल नहीं करना, आई कुड गॉन नहीं बोलना, आई कुड गो बोलना। यानी हर मॉडल, सिर्फ कुड की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी मॉडल्स हैं सारे के सारे मॉडल्स अपने बगल में क्या लेने वाले हैं, V1 लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग के साथ ऐसा नहीं है, कभी ये लोग V4 भी ले लेता है, कभी V3 भी ले लेता है, और कभी V1 भी ले लेता है। तो ये चूंकि सिद्धांत को बदलते हैं इसलिए हम लोग उसको आदर्श नहीं बोलते हैं। अब सवाल है, सर प्रिंसिपल वर्ब को प्रधान क्रिया क्यों बोलते हैं, ये बता दो। पहले प्रिंसिपल समझ लो, जितना भी हम लोग वर्ब जानते हैं ना बच्चे, आना जाना खाना पीना उठना बैठना सारा प्रिंसिपल होता है। कम, कम, स्पीक, राइट, गो, ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो आना जाना खाना पीना सब क्या होता है, बताओ, प्रिंसिपल वर्ब होता है। ऐसे अनगिनत है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई संख्या नहीं है, ये अनलिमिटेड है। इंग्लिश में इसकी संख्या क्या है, अनलिमिटेड। इसकी संख्या क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन इसको प्रधान क्रिया क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, इसको समझना। देखो, अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस को लिखें तो प्रिंसिपल की एक अलग ही आवश्यकता होती है। इसका रीजन समझते हैं। हमारे पास 3 वर्ब है अभी, मॉडल, हेल्पिंग और प्रिंसिपल। इसमें इसी को प्रधान क्यों बोलते हैं, इसके लिए हम लोग को 3 एग्जाम्पल लेना होगा। चलो, ये 3 एग्जाम्पल में मान लो पहला एग्जाम्पल है आई इंग्लिश, दूसरा भी एग्जाम्पल ले लो आई इंग्लिश, और तीसरा भी एग्जाम्पल ले लो आई इंग्लिश। अब मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए लिया है ना क्योंकि मुझे तीनों वर्ब का औकात चेक करना है। क्या चेक करना है, औकात। ठीक है, किसका औकात ज़्यादा है। हालांकि ये औकात जो है, शब्द जो है हिंदी में सुनने में खराब लगता है ना, लेकिन इंग्लिश इसका सिंपल सा बात है। जैसे हम लोग कभी भी किसी को बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, जो हम लोग मोबाइल में भी लगाते हैं, तो स्टेटस का हिंदी अवस्था और औकात होता है। सोचो इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा है। अगर आप किसी को ये बात हिंदी में बोल दो कि भाई तुम्हारा औकात क्या है, तो तलवार लेके आ जाएगा लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो बोलेगा ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश में, कि आप अगर किसी को गाली भी दे दो इंग्लिश में तो ज़्यादा उसका उधर से रिएक्शन नहीं आता है। तो आज हम लोग इन तीनों वर्ब का क्या चेक करने वाले, स्टेटस यानी कि औकात चेक करने वाले, क्या इनका यूज होता है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, अगर मान लो पहला ये एग्जाम्पल है आई इंग्लिश,
अगर मैं यहाँ कैन रख दूं तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? आई कैन इंग्लिश, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यानी मॉडल का औकात नहीं है कि अपने बल पे ये किसी सेंटेंस को सही कर पाए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम इंग्लिश। बताओ, ये भी सुनने से गलत ही लग रहा होगा। आई एम इंग्लिश, समझ रहे हो? इस हेल्पिंग का भी औकात नहीं है कि ये सेंटेंस को अपने बल पे सही कर पाए। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं आई स्पीक इंग्लिश, मैंने क्या लिखा? आई स्पीक इंग्लिश। तो ध्यान देना, ये स्पीक जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है और इसका औकात है कि अपने बल पे सेंटेंस को सही कर दे। प्रधान क्रिया का औकात होता है कि अपने सेंटेंस को सही कर दे। आप देख लो, इस सेंटेंस को भी अगर आप सही करना चाहते हो ना तो यहां एक प्रिंसिपल डाल देना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आपको इस वाक्य को भी सही करना है तो यहां डाल दो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये भी सही हो जाएगा। यानी आपको सेंटेंस को सही करना है तो आपको प्रिंसिपल वर्ब लेना ही होगा। अब बच्चे पूछेंगे सर तब प्रधान क्रिया क्यों? ध्यान देना, आप किसी भी एग्जाम्पल में बिना मॉडल का सेंटेंस बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहां ये मॉडल है ना, इसको क्या बोलोगे बताओ? ये प्रिंसिपल है, यानी मॉडल है तो भी प्रिंसिपल दिख रहा है ना। इधर देखो ये हेल्पिंग है, फिर भी क्या दिख रहा है? प्रिंसिपल। यानी बिना मॉडल का भी सेंटेंस सही हो सकता है और बिना हेल्पिंग का भी सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? प्रिंसिपल वर्ब। यानी मॉडल होने पे भी हमको प्रिंसिपल चाहिए, हेल्पिंग होने पे भी प्रिंसिपल चाहिए। देखो ना, मॉडल है तो भी प्रिंसिपल है, हेल्पिंग है तो भी प्रिंसिपल, और जो कोई नहीं भी होगा तो भी क्या चाहिए बताओ? प्रिंसिपल चाहिए। तो हमारे पास 7 एग्जाम्पल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 एग्जाम्पल्स। आप ध्यान दो, कुछ जगह शायद आपको मॉडल मिले, कुछ जगह शायद आपको मॉडल मिले, कुछ जगह शायद आपको हेल्पिंग मिले, लेकिन सारा का सारा एग्जाम्पल में आपको क्या मिल रहा है बताओ? प्रिंसिपल वर्ब। क्या मिल रहा है बताओ? प्रिंसिपल वर्ब। इसलिए मैं बताता हूं कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल वर्ब, दैट इज प्रधान क्रिया। समझ में आ रहा ना? तो प्रिंसिपल वर्ब को प्रधान क्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बिना सेंटेंस सही नहीं हो सकता। यानी आज के बाद मैं कभी भी पूछूं कि वाक्य में सबसे ज्यादा जरूरी कौन, तो आपको क्या बोलना है? प्रिंसिपल वर्ब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान क्रिया। जिस तरह देश बिना प्रधानमंत्री का नहीं चलेगा ना, सेंटेंस को भी बिना प्रधान क्रिया का आप नहीं देख सकते हो। यानी सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल वर्ब। यानी आपको हेल्पिंग, मॉडल और प्रिंसिपल में आपने सिर्फ इसी का नाम प्रधान क्यों रखा? क्योंकि मॉडल के बिना सेंटेंस सही हो सकता है, हेल्पिंग के बिना भी सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन 7 के 7 एग्जाम्पल में क्या बताओ? प्रिंसिपल वर्ब। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोग का मॉडल, हेल्पिंग और प्रिंसिपल तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इंग्लिश में एक और कंसेप्ट आता है कि सर मॉडल बड़ा कि हेल्पिंग बड़ा कि प्रिंसिपल बड़ा? जरूरी अलग चीज होता है। जरूरी हम लोग समझ चुके हैं कि सबसे जरूरी कौन है? प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन तीनों में सीनियर कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, इसको जान लेते हैं। तो ध्यान देना, भी मैंने बताया ना कि मॉडल जो है अपने बगल में सिर्फ एक वर्ब लेता है, वो क्या है? V1 लेता है। जबकि अगर हम लोग हेल्पिंग की बात करें तो ये कभी V4 ले लेता है, कभी V3 ले लेता है और कभी V1 ले लेता है। ठीक है? और प्रिंसिपल देख लो, ये स्पीक है, स्पीक हो सकता है, स्पॉक हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है और स्पीक्स हो सकता है। यानी ये 5 रूप में आने वाले हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। यानी मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ एक कंडीशन को लिया, हेल्पिंग 3, और जहां तक प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्या है? 5 है। समझ रहे हैं? यहां पर अभी हम लोग मान लो मॉडल, हेल्पिंग, प्रिंसिपल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल की। जैसे मान लो आपके 3 दोस्त हैं, है ना? एक का नाम मान लो R है, एक का नाम मान लो M है और एक का नाम क्या है? S। R, M और S। मान लो इन तीनों को इंग्लिश सीखना है, R को भी और M को भी और S को भी। ठीक है? R इंग्लिश सीखने के लिए एक ट्यूशन किया और इंग्लिश सीख लिया। ठीक है? M ने 3 ट्यूशन किया, उसके बाद अंग्रेजी सीखा ये। और अगर हम लोग S की बात करें तो ये बेचारा थोड़ा गड़बड़ था, है ना? ये 1 3 नहीं बल्कि 5 ट्यूशन किया, देन जाके इंग्लिश सीखा। तो सोच के बताओ सब में इंटेलिजेंट कौन है ना? देख रहे हो R। तो ये जो मॉडल है ना, इसने सिर्फ एक वर्ब का इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। मतलब मॉडल जो है वो हेल्पिंग से पहले इस्तेमाल होगा और हेल्पिंग जो है वो प्रिंसिपल से पहले इस्तेमाल होगा। यानी अंग्रेजी में मॉडल, हेल्पिंग और प्रिंसिपल में सीनियर जो वर्ब होता है वो मॉडल होता है,
उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं, आई शुड हैव गॉन। तो यहां देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या बताया, मॉडल आया, फिर क्या आया, हेल्पिंग आया, उसके बाद क्या आया, प्रिंसिपल आया। तो माइंड में बैठा लेना है कि इंग्लिश में सबसे सीनियर वर्ब कौन होता है, मॉडल, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग, उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, हाँ, ये आपको दिमाग में रखना है कि प्रिंसिपल सबसे जरूरी है बट सीनियर नहीं है ना। इस कंसेप्ट को फॉलो करना है कि इंग्लिश में मॉडल सबसे सीनियर, उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद प्रिंसिपल। इसका एक कंसेप्ट हम लोग को सीखने को मिलता है एसएससी के एग्जाम में, एक वर्ड है नॉट। ठीक है, नॉट कभी कभी हम लोग नो का भी इस्तेमाल करते हैं। अब नॉट और नो के बारे में पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, नॉट क्या है और नो क्या है। देखो, नॉट का इस्तेमाल हम लोग उस जगह पे करते हैं जिस चीज को हम लोग उस टाइम तक नेगेटिव मानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा आपसे पूछा कि आपके पास कॉपी है, तो आप उसको आंसर क्या दोगे, आई डू नॉट हैव एनी कॉपी, मतलब अभी नहीं है ना। लेकिन अगर आपने बोला आई हैव नो कॉपी, मतलब आपके पास कॉपी उस टाइम भी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। तो ये डिफरेंस होता है नॉट और नो का। मतलब नॉट का मतलब होता है टेम्पररी नो, मतलब कि फिलहाल नहीं, और नो जो होता है वो परमानेंट है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है ना, नो स्मोकिंग जोन, मतलब क्या, आपको वहां भी स्मोकिंग नहीं करना है, घर में भी नहीं करना है। नो का मतलब यहां भी नहीं और कहीं भी नहीं। जबकि नॉट का मतलब क्या होता है कि फिलहाल उस टाइम पे उस काम को आपको नहीं करना है। जैसे कहीं आपको लिखा हुआ डोंट शाउट, मतलब वहाँ हल्ला नहीं करना है। अब आप मान लो मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो मौन व्रत करके तो मैच नहीं खेलोगे। तो ये डिफरेंस होता है नॉट और नो में। नॉट जो है वो परमानेंट नो नहीं होता, मतलब नेगेटिव नहीं होता है, और नो जो है वो परमानेंट होता है। समझ में आ रहा है। तो ये आज के बाद अगर कोई आपसे पूछा आपके पास पैसे हैं, तो मत बोलना आई हैव नो मनी। नो का मतलब होता है अभी भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। जबकि नॉट की बात करें तो नॉट का मतलब होता है फिलहाल नहीं। तो ये नॉट और नो में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर बच्चों का आता है कि कभी कभी अगर सेंटेंस हम लिखें आई हैव नॉट, कुछ भी लिख दें, या आई हैव नॉट गॉन, तो हमने यहां हैव के बगल में क्या लिया, नॉट लिया। हैव के बगल में क्या लिया, नॉट लिया। रीजन क्या समझना, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इससे सीनियर कौन है, हैव है। तो हमेशा जो नॉट है या नो है ये नेगेटिव सेंस भली होते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि भाई दोनों में सीनियर कौन है, फायदा कहां है। तो प्रिंसिपल और हेल्पिंग में बड़ा कौन है बताओ, हेल्पिंग, तो ये इसके पीछे लग जाएंगे। और एक साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि आई शुड हैव नॉट गॉन, आई शुड नॉट, ठीक है, आई शुड हैव नॉट गॉन। तो देखो यहां पर अगर आपने नॉट यहां लगाया ना तो ये गलत हो जाएगा। अब बोलो सर यहां सही है यहां गलत क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं जो नॉट है वो कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इंग्लिश का बहुत ही सेल्फिश वर्ड है ये, जहां फायदा वहीं लगता है। तो हमको ये बताओ इस हेल्पिंग और प्रिंसिपल में बड़ा कौन बताओ। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा कौन, मॉडल, उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद प्रिंसिपल। फिलहाल यहां मॉडल नहीं है लेकिन यहां कौन है, हेल्पिंग और प्रिंसिपल। तो इन दोनों में सीनियर कौन है बताओ, हेल्पिंग है। तो नॉट क्या देखा भाई, फायदा यहां, इसके पीछे लग जाओ। लेकिन अगर सेंटेंस में मॉडल भी होगा और हेल्पिंग भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा तो अब वहां हैव के बगल में नॉट नहीं लगेगा। नॉट हम लोग को लगाना होगा मॉडल के पीछे। ये कंसेप्ट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नॉट जो है इंग्लिश में उसका यूज अलग अलग जगह पे होता है, क्योंकि वो सेल्फिश वर्ड है। जहां प्रॉफिट वहीं लगेगा। जैसे अगर हमारे सामने 3 लोग आ जाएं, फादर, अंकल और ब्रदर, तो पहले हम लोग पिताजी का ही प्रणाम करेंगे, पिताजी को ही प्रणाम करेंगे। तो नॉट भी उसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। अगर वाक्य में हेल्पिंग भी है, मॉडल भी है और प्रिंसिपल भी है, तो निश्चित तौर पे मॉडल के पीछे लगने वाला है। लेकिन अगर मॉडल नहीं है तो फिर वो कहां लगेगा बताओ, हेल्पिंग के पीछे। तो ये हम लोग का आज वर्ब का कंसेप्ट था। वर्ब कितने प्रकार के हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पहला मॉडल वर्ब होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है। मॉडल को हम लोग आदर्श सहायक क्रिया बोलते हैं क्योंकि वो अपने नीति नियम सिद्धांत को बदलता नहीं है। हेल्पिंग को सिर्फ सहायक क्रिया बोलते हैं और प्रिंसिपल को प्रधान क्रिया बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस कोई सही नहीं हो सकता है। तो तीनों में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, लेकिन सबसे सीनियर वर्ब कौन होता है बताओ, मॉडल वर्ब होता है। यानी जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस में किसी वर्ब को पहले रखना है तो वो पहले मॉडल होगा। देख सकते हो, पहले मॉडल, उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद प्रिंसिपल। और वहीं नॉट और नो का जब कंसेप्ट आएगा तो नॉट और नो नेगेटिव वर्ड है, जहां प्रॉफिट वहीं लगने वाले हैं। अगर सेंटेंस में मॉडल, हेल्पिंग, प्रिंसिपल तीनों है तो नॉट को मॉडल के पीछे लगाना है, और अगर सेंटेंस में मॉडल नहीं है तब उस केस में नॉट को हम लोग को कहां लगाना है, हेल्पिंग के पीछे। समझ में आ रहा है।
चलिए, तो आज ये वर्ब का क्लास था। इस क्लास को हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्रेडिकेट्स होगा। उम्मीद है इस टॉपिक को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।